हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 17 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज। आज हम जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन डिस्कस करने वाले हैं, इन पर्सन से 100% आपको आने वाले इनमें से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं नए डायरेक्टर ऑफ ईडी। इसके अलावा हमें बात करनी है फादर ऑफ अग्नि मिसाइल के बारे में, और हमें बात करनी है परमानेंट रिप्रेजेंटेटर इंडिया के यूनाइटेड नेशन में। रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है, इनको देखेंगे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, उस पर भी डिस्कशन करना है। आरबीएल बैंक ने कुछ नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, वो भी हम देखेंगे। और जियो पारसी स्कीम को देखेंगे विथ लॉट्स ऑफ एमसीक्यू। वीडियो के एंड में हमेशा की तरह एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा कल जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका सही आंसर है यूएसए। विनय क्वात्रा जी के बारे में बात हुई थी। विनय क्वात्रा को इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है यूएसए में, ठीक है। और जो भी हमारे एनवॉय, एम्बेसडर या हाई कमिश्नर्स होते हैं, इनकी जो अपॉइंटमेंट करता है वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या विदेश मंत्रालय करता है। डन। चलिए, पहले पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है पी हरीश, अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन। आपको अगर याद होगा, लास्ट मंथ हमने डिस्कशन किया था अबाउट द रुचिका कंबोज। रुचिका कंबोज इंडिया की पहली वीमेन थी, पहली लेडी थी जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यूनाइटेड नेशन में। मतलब फर्स्ट इंडियन वीमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया कौन रही है? रुचिका कंबोज रही हैं। इनका टेन्योर खत्म हो गया था, रिटायरमेंट इन्होंने ले लिया है जून मंथ में, एंड फाइनली नया अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया गया है पी हरीश का। तो पी हरीश इंडिया के नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटर होंगे यूनाइटेड नेशन में, न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने इंडिया के मिशन को भी हेल्ड किया है, संभाला है। कहां कहां पर? इजिप्ट में और सऊदी अरेबिया में, ठीक है। तो हरीश हैज सर्व इन इंडियन मिशन इन इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया। और इसके अलावा इंडिया का रिप्रेजेंटेशन इन्होंने पैलेस्तीन में भी किया है। ओके, नेक्स्ट, IRS ऑफिसर राहुल नवीन न्यू डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मींस ईडी। ईडी के नए डायरेक्टर कौन बनाया गया है? आंसर हो जाएगा राहुल नवीन को बनाया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, 2 सालों के लिए। अक्सर आप ईडी के बारे में देखते रहते हैं कि इस वाले मुख्यमंत्री को उठा लिया घर से, उस वाले व्यक्ति के खिलाफ समन भेज दिया, ये सारी घटनाएं होती रहती हैं हमारे देश में। सो यहाँ पर ईडी के नए डायरेक्टर रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, और ये अप्रूवल किसने दिया है? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने। अगर हम बात करें कैबिनेट कमिटीज के बारे में, तो सबसे पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल कमेटी जो होती है वो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट होती है। इसमें केवल 2 ही व्यक्ति होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर जो कि इस कमेटी को हेड करते हैं, और दूसरे हैं अमित शाह। तो 2 ही व्यक्तियों की ये कमेटी है, और इन्होंने अप्रूवल दिया है यहाँ पर राहुल नवीन को एज अ डायरेक्टर ऑफ ईडी। अगर ईडी के बारे में बात करें तो ईडी का फॉर्मेशन 1956 में हुआ था। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। 1956 में फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, फॉर्मर साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर मॉर्ने मॉर्कल हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू बॉलिंग कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। हमारी जो इंडिया की मेंस क्रिकेट टीम है उसके बॉलिंग कोच अपॉइंट किए गए हैं, और इनका जो टेन्योर है, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्ट होगा 1 सितंबर से। और इनका जो पहला मिशन होगा वो कौन सा होगा? यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज होने वाली है अगेंस्ट बांग्लादेश, उसमें ये हमारी टीम को बॉलिंग कोच करेंगे। इनका जो टेन्योर रहने वाला है वो एंड ऑफ 2027, मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि साउथ अफ्रीका में होना है, तो 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक इनका टेन्योर रहने वाला है। तो याद रखना है, इंडिया के मेंस क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच किसे बनाया गया है? मॉर्ने मॉर्कल को बनाया गया है, जो कि फॉर्मर साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर है। किस कंट्री से है ये? साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। डन, बॉलिंग कोच। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, सेंट्रल अपॉइंट्स गोविंद मोहन एज अ यूनियन होम सेक्रेटरी। हमारे गृह सचिव बनाए गए हैं। एक्चुअली अभी जो टेंशन चल रही है जम्मू एंड कश्मीर में, उसके लिए सजेशन प्रोवाइड करेंगे ये अमित शाह जी को, और ये रिप्लेस किसको करेंगे? अजय भल्ला जी को रिप्लेस करेंगे। एक्चुअली जो अभी अजय कुमार भल्ला होम सेक्रेटरी हैं, हमारे जो गृह सचिव हैं, इनका टेन्योर 22 अगस्त को कंप्लीट हो रहा है, और उसके बाद ये चार्जेस को संभालने वाले, मतलब हमारे देश के जो न्यू होम सेक्रेटरी होंगे वो गोविंद मोहन
मोहन होंगे। तो गोविंद मोहन याद रखना है इनका नाम। होम सेक्रेटरी मतलब गृह सचिव होंगे। हम घर में गोविंद या कह सकते हो मोहन का पिक्चर रखते हैं ना, अपने घरों में भगवान की पूजा करते हैं कि नहीं, तो आप सोचिए कि हमने अपने घर में मोहन मतलब कृष्णा की पिक्चर रखी हुई है। सो होम सेक्रेटरी यहाँ पे गोविंद मोहन आपको देखने को मिलने वाले हैं और ये रिप्लेस कर रहे हैं अजय कुमार भल्ला को। इसके पहले किस पोजीशन पे थे, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में सिंस 2021 से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में एज अ सेक्रेटरी वर्क कर रहे थे। डन। चलिए अगला नाम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ अग्नि मिसाइल डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल पास्ड अवे रिसेंटली इन हैदराबाद। ओके, सो इनका डेथ हो गया है। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जी जो कि DRDO के साइंटिस्ट रहे हैं और हमारी जो अग्नि मिसाइल है उसको भी इन्होंने इंटीग्रेट करना और उसके भी प्रोजेक्ट के ये डायरेक्टर के रूप में इन्होंने काम किया है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ अग्नि मिसाइल भी कहा जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर अग्रवाल रिटायर एज अ फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ द एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी हैदराबाद इन 2005। तो ये फाउंडर भी रहे हैं एंड डायरेक्टर भी रहे हैं एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी के हैदराबाद में, और ये फादर ऑफ अग्नि मिसाइल कहे जाते हैं डॉक्टर राम नारायण, और इनका रिसेंटली निधन हो गया है, ही पास्ड अवे। द अग्नि मिसाइल वॉज द मोस्ट एम्बिशियस ऑफ द 5 मिसाइल। यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो APJ अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने हमारी कंट्री में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको 1983 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर हमें 5 मिसाइल्स को रेडी करना था, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल एंड अग्नि। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का ही एक पार्ट है हमारा अग्नि मिसाइल। आजकल तो अग्नि मिसाइल के बहुत सारे वेरिएंट आ चुके हैं, फिलहाल हमारे पास जो सबसे लेटेस्ट है वो अग्नि 5 है। अग्नि 5 मिसाइल एक न्यूक्लियर कैपेबल आपको बैलिस्टिक मिसाइल देखने को मिलेगी जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर की है, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी अटैक किया जा सकता है अग्नि 5 मिसाइल से, और न्यूक्लियर कैपेबल है। इसके अलावा डॉक्टर अग्रवाल ने कई सारे इंपॉर्टेंट रोल्स को भी प्ले किया है। इन्होंने री एंट्री टेक्नोलॉजी पे काम किया था, ऑन बोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम, गाइडेंस एंड कंट्रोल पे भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑब्वियसली बात, इतने बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, देश के लिए इतना काम किया है, तो कुछ अवार्ड या सम्मान तो दिया ही होगा। तो कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड सम्मान दिए गए हैं डॉक्टर अग्रवाल को, जैसे कि पद्मश्री इन 1990 में पद्मश्री मिला था, पद्म भूषण इन 2000 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एरोस्पेस एंड अग्नि इन 2004 एंड DRDO टेक्नोलॉजी लीडरशिप अवार्ड भी इन्हें दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट नाम है फादर ऑफ अग्नि मिसाइल डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है। डन। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे। चलिए अब बात करेंगे कुछ अवार्ड्स के बारे में और उसके बाद हम अपने नेशनल इवेंट्स को और स्टेट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर अभी तक आप लोग ने मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है जुलाई मंथ की, इसको डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली प्ले स्टोर पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा पूजा जैन क्लासेस, तो वहाँ पर आपको प्ले स्टोर में एप्लीकेशन मिल जाएगा और वहाँ से आप इजीली इस मैगजीन को डाउनलोड कर पाएंगे, जिसमें टॉपिक वाइज सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट विद स्टैटिक कवर किया हुआ है। ठीक है, जिसमें बजट भी इंक्लूड है। इसके अलावा बजट के अलावा आपको इसमें जो पेरिस ओलंपिक की भी कुछ इनिशियल बातें हैं, जो जब तक जुलाई मंथ में जो भी हुआ था, वो सारी बातें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए भी एक इनिशिएटिव मैंने लिया था। जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट है, बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी मैंने एक मैगजीन लॉन्च की है। मार्च मंथ से लेकर आपके जुलाई मंथ तक जो भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग इवेंट्स हुए थे, बजट आया था, RBI की एनुअल रिपोर्ट आई थी, वो सारा आपको एक सिंगल मैगजीन में अवेलेबल है और वो भी आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगी। एप्लीकेशन पे यहाँ पे पॉलिटी का टेस्ट सीरीज और PYQs भी अवेलेबल है। ओके है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट अनाउंस 70th नेशनल फिल्म अवार्ड 2022। तो यहाँ पर 17th एडिशन ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड का रिसेंटली अनाउंस किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बहुत लंबी कैटेगरी है, हमारे शेड्यूल 8 की जितनी भी भाषाएं हैं, मतलब 22 लैंग्वेजेस, उन हर एक भाषा के लिए जो पिक्चर होती है उनको अवार्ड दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट कन्नड़ा फिल्म कंतारा को दिया गया है। लेकिन हम यहाँ पे इतनी सारी हर एक कैटेगरी की पिक्चर्स को याद करने नहीं बैठे हैं। हाँ, लेकिन आपका काम जरूर है, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के एग्जाम को दे रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर हिंदी के अलावा दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि असमी भाषा है, बंगाली भाषा है, तमिल, तेलुगु, तो आपको अपने रीजन में जो
बेस्ट पिक्चर है या बेस्ट फिल्म है उसको आपको याद करना पड़ेगा। मैं तो इन जनरल ही आपको फोकस करके पढ़ा रही हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम आपको देने हैं, ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट डायरेक्टर। तो ऊंचाई करके एक हिंदी फिल्म आई थी, उसके लिए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया है। किसे? डायरेक्टर का नाम है सूरज आर। फिर बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल, ये है ऋषभ शेट्टी, जिन्होंने फिल्म कंतारा में काम किया हुआ है, डायरेक्टर भी रहे हैं फिल्म के, इनको ये बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस इन द लीडिंग रोल ये दिया गया है नित्या मेनन को, और अगला नाम आता है मानसी पारेख को। मानसी पारेख और नित्या मेनन को अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर इन द सपोर्टिंग रोल पवन राज मल्होत्रा को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस नीना गुप्ता को दिया गया है फॉर ऊंचाई। फिर आते हैं बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, ये अवार्ड दिया गया है अरिजीत सिंह को, और इन्होंने जो फिल्म ब्रह्मास्त्र था उसमें गाना गाया था। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर आंसर हो जाएगा बॉम्बे जयश्री। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम को दिया गया है। बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर विच इज डायरेक्टेड बाय द राहुल वी चितैला, ठीक है। बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी है? गुलमोहर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड फॉर बेस्ट बुक इन द सिनेमा। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा ये किसको दिया गया है? तो किशोर कुमार, द अल्टीमेट बायोग्राफी। इट इज ऑथर्ड बाय अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी एंड द पार्थिव धर। तो आपको इस बुक का नाम याद रखना है, डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी के ऑथर कौन है। तो ये बेस्ट बुक ऑन सिनेमा अवार्ड इसे दिया गया है। बेस्ट फिल्म इन द एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक, ये ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 को दिया गया है, ठीक है। बेस्ट फीचर फिल्म किसे दिया गया है? एटम को दिया गया है, जो कि मलयालम मूवी है। और बेस्ट फीचर फिल्म यहाँ पर जिसको बेस्ट फीचर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम इंटरटेनमेंट, कंप्लीट इंटरटेनमेंट के लिए ये दिया गया है कंतारा को। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी आपके साथ डिस्कस कर दी है। आप अपने रीजन की लैंग्वेज में जो भी पिक्चर है उसको आप याद जरूर कर लीजिएगा अगर आप स्टेट एग्जाम दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर एंड हरियाणा में आज से लागू हो चुका है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम आचार संहिता कहते हैं। आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जब अप्लाई किया जाता है जिस दिन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट अनाउंस करती है। तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कब इलेक्शन होंगे और कब इसकी काउंटिंग होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार अनाउंस द शेड्यूल फॉर द इलेक्शन to the constitute a new legislative assembly in Haryana and the Union Territory of Jammu and Kashmir। तो यहाँ पर हरियाणा में एक सिंगल फेज में ही इलेक्शन होंगे 1 अक्टूबर को, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है वहां पर जो भी अभी क्राइसिस चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए 3 अलग अलग फेजेस में इलेक्शंस को कंडक्ट किया जा रहा है। While the election in the Jammu and Kashmir will be held in a 3 phase due to the security situation, and the election in Haryana will take place in the single phase on 1 October। और दोनों ही मतलब यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा राज्य दोनों की जो काउंटिंग होगी वो 4 अक्टूबर को यहाँ पर होगी, ठीक है। दोनों में मतलब जम्मू में भी और आपके हरियाणा में भी टोटल 90 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा देखने को मिलती है। टोटल कितने सीट्स हैं? 90 सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे 10 सालों के बाद यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि 2014 में इलेक्शन हुए थे जम्मू में। उसके बाद 2019 का जब बिल आता है तो जम्मू उस समय स्टेट हुआ करता था। 2019 के बिल आने के बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया विथ लेजिस्लेचर, और यहाँ पे 10 सालों के बाद यहाँ पर इलेक्शन देखने को मिल रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द जम्मू एंड कश्मीर। पहली बार जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स को रिजर्व रखा गया है एज पर द प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। कितनी सीट्स होंगी तो देखेंगे 7 सीट्स रिजर्व होंगी फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड 9 सीट्स रिजर्व होंगी फॉर द शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। याद रखना है आपको 7 सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड 9 सीट फॉर द शेड्यूल ट्राइब यहाँ पर रिजर्व होंगी जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन में। वही अगर हरियाणा स्टेट की बात करते तो हरियाणा स्टेट में 17 सीट्स रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। डन। चलिए नेक्स्ट है जियो पारसी स्कीम। रिसेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रिसेंटली जियो पारसी स्कीम पोर्टल लॉन्च किया है, इसलिए ये पर्टिकुलर स्कीम न्यूज में आ गई है। पुरानी स्कीम है, आज की स्कीम नहीं है, लेकिन ये पोर्टल लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इसलिए न्यूज में है। तो जियो पारसी स्कीम इज अ यूनिक सेंट्रल सेक्टर स्कीम implemented by the Ministry of Minority Affairs
पर्पस इसका इतना था इस स्कीम का कि पारसीज की पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन होते जा रही है। आपको मैंने एक सर्वे, एक रिपोर्ट भी बताई थी जिसमें कहा गया था कि जो जैन है, पारसीज है, ये ऐसी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटीज है जिसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, जबकि जो सिख हैं, आपका सिख के अलावा आपके जो मुस्लिम्स हैं, वो ऐसी माइनॉरिटी कम्युनिटीज है जिनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। लगभग 0.04% ही पारसीज देखने को मिलेंगे आपको टोटल पॉपुलेशन का। तो इनकी जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है उसी के रिगार्डिंग इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2013-14 में। द स्कीम वॉज लॉन्च इन 2013-14। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम टू इज रिवर्स द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ द पारसी पॉपुलेशन बाय अडॉप्टिंग साइंटिफिक प्रोटोकॉल एंड स्ट्रक्चर इंटरवेंशन टू स्टेबलाइज देयर पॉपुलेशन इन इंडिया। इसके 3 कंपोनेंट है, मेडिकल असिस्टेंट है, एडवोकेसी और हेल्थ फॉर कम्युनिटी। तो जियो पारसी इसकी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कीम है और इसे 2013-14 में लॉन्च किया था। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि जियो पारसी स्कीम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अभी तक आप लोगों ने मन की बात सुनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसान की बात। किसान की बात एक रेडियो प्रोग्राम है जो स्टार्ट हो रहा है सितंबर से, ठीक है। रिसेंटली ये इंफॉर्मेशन हमको किसने दी है? यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। द गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च किसान की बात, अ मंथली रेडियो प्रोग्राम। एक मंथली रेडियो प्रोग्राम होगा, इसको स्टार्ट किया जा रहा है। पर्पस क्या है? पर्पस है कि जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे कृषक हैं, उनको साइंटिफिक नॉलेज देना कि किस तरीके से आपको कौन से बेहतर सीड यूज करने चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए आपके कल्टीवेशन को इंप्रूव करने के लिए। द प्रोग्राम विल फीचर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स and the minister himself, providing crucial information on best practice and the scientific attachment या advancement। तो यहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और किस तरीके से साइंस का हमें नॉलेज यहाँ पे देना है फार्मर्स को, उनके कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इसके लिए मंथली रेडियो प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है जिसका नाम है किसान की बात। क्योंकि गोल क्या है गवर्नमेंट का? गोल है गवर्नमेंट का इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू द वर्ल्ड फूड बास्केट। इंडिया को वर्ल्ड की फूड बास्केट बनाना है। ये तभी हो पाएगा जब हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। इसके अलावा एक नेशनल पेस्ट सर्वेलाइंस सिस्टम को भी लॉन्च किया गया है बाय द शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट, WHO ने डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बिकॉज ऑफ द एमपॉक्स, जिसको मंकी पॉक्स भी कहा जाता है, और पहली बार नहीं हो रहा है, इनका आउटब्रेक होता रहता है, कई बार इनके रिगार्डिंग इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, ठीक है। So World Health Organization declared mpox public health emergency of international concern। ओके, ये सेकेंड टाइम है इन 2 years, 2 साल में दूसरी बार हो रहा है जब mpox के कारण पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है बाय द WHO। एमपॉक्स मतलब आपका मंकी पॉक्स या होता है, या फिर मंकी पॉक्स वायरस होता है। ये वायरस के कारण होने वाली एक बीमारी है और ये कैसा वायरस है? ये आपको एक DNA वायरस देखने को मिल जाएगा जिसका जीनस क्या है? इसका जीनस है ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस, ठीक है। तो वायरस के कारण होने वाली बीमारी है एमपॉक्स, जिसको मंकी पॉक्स भी कहते हैं, और ये डबल स्ट्रैंड DNA वायरस है। अगर इसके ओरिजिन के ऊपर कहानी को डिस्कस करते तो पहली बार ये जो एमपॉक्स वायरस देखा गया था वो कहाँ देखा गया था? मंकी में देखा गया था, इन डेनमार्क 1958 में। तो डिस्कवर्ड इन मंकी इन डेनमार्क इन 1958। और पहला जो ह्यूमन केस पाया गया था, पहला जो ह्यूमन केस रिपोर्ट हुआ था वो एक 9 month के बच्चे में हुआ था जो कि बिलोंग करता था कॉन्गो से। मतलब आपका जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, 1970 में पहला ह्यूमन केस डिटेक्ट हुआ था, ठीक है। इनिशियली ये जो एमपॉक्स आपको देखने को मिलेगा वो वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो पूरा ग्लोबल आउटब्रेक हुआ था वो कब हुआ था? 2022-2023 में हुआ था। अब ये ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो ट्रांसमिशन, पहली चीज तो एक जेनेटिक बीमारी है ये, मतलब एनिमल से ह्यूमन में आ जाती है। तो कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल, ये इंसानों में बीमारी आ सकती है। इसके अलावा फिजिकली कांटेक्ट, अगर कोई पर्सन है जिसको ऑलरेडी एमपॉक्स है, वायरस से इन्फेक्टेड है, उसके कांटेक्ट में अगर आप आते हैं तो भी ये बीमारी हो सकती है। मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल रही है और एनिमल टू ह्यूमन भी ये बीमारी फैल सकती है, ठीक है। पीबी मतलब प्रसार भारती, और BCL का क्या मतलब है? बिग क्रिकेट लीग। तो यहां पर आप देखेंगे PBBCL साइन लैंडमार्क डील टू प्रमोट क्रिकेट।
ये पहला एडिशन हो रहा है BCL का, मतलब बिग क्रिकेट लीग का पहला एडिशन होने जा रहा है सितंबर में। कहां पर होगा? लखनऊ में होगा। इस वाली लाइन को जरा याद रख लेना, ठीक है। बिग क्रिकेट लीग एक फ्रेंचाइजी बेस्ड T20 इवेंट है जो कि ऑफर करता है एस्पायरिंग लोकल प्लेयर्स और उनको चांस देता है कि अपने फेवरेट प्लेयर के साथ आप खेल सकें। Okay, it is a T20 event that will offer aspiring local player a chance to play alongside their cricketing heroes. Has joined hand with the national broadcaster प्रसार भारती। प्रसार भारती के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है। रीजन क्या है? यहाँ पे जो स्पोर्ट टूर्नामेंट होगा लखनऊ में सितंबर से, तो इसको ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए बेसिकली आप कह सकते हो कि BCL विल बी ब्रॉडकास्ट लाइव ऑन द DD स्पोर्ट अक्रॉस द कंट्री एंड प्रसार भारती विल ऑल्सो बी प्रमोटिंग द लीग अक्रॉस इट नेटवर्क, मतलब प्रमोट भी करेंगे और ब्रॉडकास्ट भी करेंगे, इसलिए आपको ये न्यूज में देखने को मिल रहा है। बिग क्रिकेट लीग फर्स्ट सीजन विल बी टेलीवाइज्ड इंटरनेशनली इन मोर देन 30 कंट्रीज। 30 कंट्रीज में इसको दिखाया जाएगा क्योंकि पहला एडिशन है जिसमें आपको 6 टीम्स देखने को मिलेंगी। 6 टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। अवध लायंस, फिर नदन चैलेंजर, राजस्थान किंग्स, मुंबई मरीन्स एंड साउथ स्पार्टन्स, बंगाल राइनोज। ये आपकी 6 टीम है। टीम्स के नाम याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 ही बातें याद रखनी है कि पहला एडिशन है सितंबर लखनऊ में होगा। दूसरी बात, ब्रॉडकास्ट कौन करेगा? तो आंसर हो जाएगा प्रसार भारती के साथ एग्रीमेंट हुआ है, बस। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी बहुत ज्यादा पढ़ने का मन है ना, तो ये कुछ फिगर्स है जिनके नाम आप याद रख सकते हैं कि लीग के कमिश्नर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है। ये आपकी चॉइस है, पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। RBL बैंक अनाउंस विजय फिक्स्ड डिपॉजिट टू ऑनर 78 इंडिपेंडेंट डे। तो अभी 78 इंडिपेंडेंट डे के ओकेजन पे RBL बैंक ने एक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? विजय नाम है। और ये विजय आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है जिसमें इंटरेस्ट रेट अप टू 8.85% पर एनम का मिलेगा। और ये जो आपकी FD होगी ये 500 डेज के लिए होगी। तो 500 डेज के लिए आप यहाँ पे पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं, बट कंडीशन है बिलो 3 करोड़ रुपीज और आपको इसमें अप टू 8.85% पर एनम इंटरेस्ट पे किया जाएगा। कस्टमर कैन इजिली बुक दिस लिमिटेड टाइम ऑफर थ्रू द RBL बैंक MO बैंक एप्लीकेशन या फिर नियर बाय ब्रांच में जाके FD की जा सकती है। जैसे कि मेंशन किया गया है कि लिमिटेड पीरियड ऑफर है। Special deposit plan is available for a limited time and is applicable for deposit below the 3 करोड़ रुपीज, जिसमें 500 डेज का डिपॉजिट है एंड अप टू 8.85% पर एनम का आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। अब RBL बैंक ने रिसेंटली एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया था। क्या इनिशिएटिव था देखेंगे आप। 1 अगस्त को RBL बैंक पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया था जिसने इंडिया में NCMC और रुपए, आपका जो NCMC कार्ड है और आपका UPI कार्ड है उसको इंटीग्रेट किया था इन द रुपे क्रेडिट कार्ड में। मतलब एक ही क्रेडिट कार्ड जो कि पावर्ड बाय रुपे है, इसमें आपको NCMC फैसिलिटी भी मिल रही थी और UPI फैसिलिटी भी मिल रही थी। RBL बैंक का ओरिजिनल नाम क्या था? रत्नाकर बैंक था, जिसका फॉर्मेशन 1943 में हुआ था एंड इसकी रीब्रांडिंग की गई थी इन 2014 RBL बैंक के नाम से। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे और कुछ और भी न्यूज हैं वो हम यहाँ पे MCQ के फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं। तो पहली न्यूज है, चलिए आंसर करें। अभी मैंने रिसेंटली इसके बारे में डिस्कशन किया था। UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट 24/7 ग्रेन ATM जिसका नाम है अन्नपूर्ति टू प्रोवाइड फूड ग्रेन टू द बेनिफिशरीज विथ 24/7 एक्सेस अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये जो अन्नपूर्ति ATM है किसने लॉन्च किया है? आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर में लॉन्च हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। Recently, which of the following flowering plant has been included on the IUCN official red list of the threatened species? तो यहाँ पे वो कौन सा प्लांट है जिसको IUCN ने अपनी रेड लिस्ट में थ्रेटेंड कैटेगरी में इंक्लूड किया है? याद कीजिए मैंने एक फ्लावर के बारे में बताया था। मैंने कहा था ये वेस्टर्न घाट में अभी ब्लूम कर रहा है और नीले रंग का होता है जिसके कारण नीलगिरी माउंटेन रेंज आपका नाम पड़ता है। आंसर क्या हो जाएगा? नील कुरंजी, ऑप्शन सी। नील मतलब ब्लू, कुरंजी मतलब फ्लावर होता है, तो नीले कलर का फ्लावर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से दिखाई देता है ये, ठीक है। चिकमंगलूर, कर्नाटका, मुलायमगिरी पीक्स, इन सब में करंटली ब्लूम हो रहा है। नेक्स्ट है
Ministry of Health and Family Welfare has launched the second phase of the biannual nationwide mass drug administration campaign. यहाँ पर मैंने इसके ऊपर डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने लिम्फेटिक फाइलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए सेकेंड फेज लॉन्च किया है नेशनल वाइज मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन का। ठीक है, दिस फेज विल टारगेट ब्लैंक एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द ब्लैंक स्टेट। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स को और कितने स्टेट को टारगेट किया गया है इन द सेकेंड फेज। ठीक है, सेकेंड फेज के बारे में बात हो रही है। तो सेकेंड फेज में 63 डिस्ट्रिक्ट्स को और 6 स्टेट्स को टारगेट किया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि वो 6 स्टेट कौन से हैं, तो बिहार, झारखंड, कर्नाटका, उड़ीसा, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, हमारा टारगेट है कि लिम्फेटिक फाइलेरिया को एलिमिनेट करना है बाय द 2027 तक। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज लॉन्च द प्रीमस क्रेडिट कार्ड इन द पार्टनरशिप विद वीजा। तो प्रीमस जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है, वो भी हाई प्रोफाइल कस्टमर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग है वो 5 लाख रुपए से आपके स्टार्ट है। नेक्स्ट है, इन अगस्त 2024 संदीप पॉन्ड्रिक हैज एज्यूम चार्ज एज अ सेक्रेटरी ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो संदीप पॉन्ड्रिक को रिसेंटली किस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे ये ईल का पिक्चर क्यों है, ये ईल का पिक्चर क्यों, क्योंकि पॉन्ड में ईल होती है, ऐसा आप मान लीजिए। ये ईल है और ईल कहाँ है, पॉन्ड में है, तो पॉन्ड्रिक और ईल मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ओके, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ये है भाई अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर करो। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मॉडल सोलर विलेज कंपोनेंट। अभी हमने डिस्कशन किया था इसके ऊपर, मॉडल सोलर विलेज कंपोनेंट अंडर द पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। 4 स्टेटमेंट है, बस मुझे आप तो गलत बता दीजिए कि गलत कौन सा वाला है। पहला स्टेटमेंट है, इट एम टू एनहांस सोलर एनर्जी एडॉप्शन बाय डेजिग्नेटिंग 1 विलेज पर डिस्ट्रिक्ट एज अ मॉडल विलेज एंड प्रमोटिंग एनर्जी सेल्फ रिलायंस एट द ग्रास रूट लेवल। ठीक है, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल सोलर विलेज को डेवलप किया जाएगा। ओके, सही बोल रहे हो आप तो। ईच सिलेक्टेड मॉडल सोलर विलेज विल रिसीव अ सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंट ग्रांट ऑफ 1 करोड़ रुपीज। हर एक विलेज को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए 1 करोड़ रुपीज का ग्रांट मिलेगा। ठीक बात है। इट्स टोटल फाइनेंशियल आउटले इट्स 1800 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पर जब 800 विलेजेस को टारगेट कर रहे हैं और हर एक विलेज को 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो 1800 करोड़ कैसे हुआ, 800 करोड़ हुआ, मतलब थर्ड स्टेटमेंट गलत है। टोटल जो बजट है वो 800 करोड़ का है, ना कि 1800 करोड़ का। Villages selected for the program must have a population of over 5,000 in the general category state and over 2,000 in the special category state। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसे villages जिसकी population 5,000 से ज़्यादा है उनको ही एज अ मॉडल सोलर विलेज क्रिएट किया जाएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, रिमेनिंग आर करेक्ट। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज गॉट द इंडियन नेवीज अप्रूवल टू बिल्ड 6 सबमरीन विथ अ प्रोजेक्ट वर्थ ₹60,000 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे इंडियन नेवी ने एक डील साइन की है और इंडियन नेवी के लिए जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ मिलके या जर्मनी के साथ मिलके 60 करोड़ रुपीस की डील के साथ 6 सबमरीन को बनाया जा रहा है। वो कंपनी कौन सी है ये पूछ लिया गया है। ठीक है, विच कंपनी हैज गॉट द इंडियन नेवी अप्रूवल टू बिल्ड 6 सबमरीन, और टोटल जो कॉस्टिंग है कितनी है, 60,000 करोड़ रुपीस की है, जर्मनी की कंपनी के साथ बना रहे हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, MDL। ठीक है, आपका मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिक्लेयर अ न्यू टाइगर रिजर्व कवरिंग एरिया ऑफ गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड द तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व हो जाएगा, बट पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा नंबर का टाइगर रिजर्व है, तो छत्तीसगढ़ का 4th नंबर का टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएगा। 4th नंबर का टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में। ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, उदंती सीतानादी टाइगर रिजर्व है और अचकनमार आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा। Which ministry दिव्यांग जन एक्सपेडिशन टीम हैज रिसेंटली अनफ्लर्ड द लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग। याद कीजिए, अभी एक दिव्यांग जन की एक एक्सपेडिशन टीम गई थी माउंट किलिमंजारो, और यहाँ पे हाईएस्ट पीक जो अफ्रीका की है वहां पे इंडियन फ्लैग को होस्ट करने का काम किया था। किसकी टीम थी ये, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नशा मुक्त भारत अभियान। तो नशा मुक्त भारत अभियान जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम पूछी जा रही है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विकसित भारत का मंत्र
भारत हो नशे से स्वतंत्र, ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नशा मुक्त भारत अभियान रिसेंटली डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने यहाँ पे लॉन्च किया था, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। ठीक है, और ये 5th नंबर की साइकिल थी, मतलब 5वीं बार है जब हम नशा मुक्त भारत अभियान को लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? भारत को नशा मुक्त करना। जिसकी थीम क्या थी? विकसित भारत का मंत्र, भारत हो नशे से स्वतंत्र। अब यहाँ पे 15 अगस्त 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम द अगस्त 2023। Who has been appointed as a new ambassador of India to the United Nations? P. हरीश, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, याद रखना है। ईडी के नए डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा राहुल नवीन बन गए हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? तो 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को होस्ट करेगा इंडिया। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंडिया। जिसकी थीम क्या होगी? द थीम ऑफ द समिट दिस टाइम इज स्ट्रॉन्ग ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। वर्चुअली ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू बॉलिंग कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम? तो बॉलिंग कोच कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा मॉर्ने मॉर्कल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, which bank has secured a loan of 25.5 billion Japanese yen, which is equal to 147 crore rupees from Japan Bank for international cooperation for a wind energy project? तो wind energy project के लिए 25.5 मिलियन जापानीज येन का लोन किसने लिया है? तो ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने ये लोन लिया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जियो पारसी स्कीम का पर्पस क्या है? क्यों इस स्कीम को 2013-14 में लॉन्च किया गया था? पर्पस क्या है? टू रिवर्स द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ द पारसी पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, चंदा का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली इन न्यूज, ये कहां पर है? ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से लिंक होता है। ठीक है, आपको बताना है कि चंदा का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है। तो चंदा का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी आपको उड़ीसा स्टेट में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन में सांबर एंड बार्किंग डियर को रिसेंटली रिलीज किया गया था चंदा का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी। और इसे सेंचुरी स्टेब्लिश की गई थी 1982 में। ठीक है, एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली फ्लड वॉच इंडिया 2.0 एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? 4 मिनिस्ट्री हैं, आपको बस सही आंसर बताना है। आज के लिए इतना ही, बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आज आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आ जाएगा 8 PM पे, इंतजार कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लिंक को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो टेक केयर एंड बाय बाय।